अब सोचो बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी नहीं है क्या जी, एक बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी का मतलब एक कंपनी है जिसके अंदर, गौर तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी है। एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी है। जैसे एक बड़ी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है और डिपार्टमेंट सी है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। डिपार्टमेंट्स का मतलब ये अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई है, ठीक है जी। और इन सब की कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना पॉसिबल है। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि ये बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी 3 छोटी फैक्ट्रीज हैं। अब बताओ आप खर्चा कर रहे हो जी 2 लाख 1.5 लाख बजट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मेरा इस साल इक्विपमेंट पे खर्चा आएगा कितने का, डेप्रिसिएशन का 2 लाख, रेंट का खर्चा आएगा 1.5 लाख, हीटिंग लाइटिंग का 1,20,000, पावर का 3,20,000, मेंटेनेंस का 75 और सुपरविजन कॉस्ट आएगी 1,25,000 की। अब मैं ये डायरेक्ट पूल में नहीं डालूंगा। अब मैं अपने आपसे पूछूंगा कि मेरे पास एक बड़ी फैक्ट्री में 3 छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, ये जो खर्चा डेप्रिसिएशन का, ये मैंने प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं करना। अभी किसको एलोकेट करना है? इन 3 फैक्ट्रीज को। बड़ी फैक्ट्री का खर्चा पहले 3 छोटी फैक्ट्रीज में एलोकेट करना है। अब बताओ इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे छोटी फैक्ट्रीज में एलोकेट करूं? जिसके पास जितना ज्यादा इक्विपमेंट उसको उतनी ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। तो पहले मैं ये कॉस्ट उठाऊंगा, इन 3 डिपार्टमेंट्स में तोड़ दूंगा। ऐसा बोर्ड में लिखते रहिएगा। किस बेसिस पे? मे बी जिसके पास जितना ज्यादा इक्विपमेंट है उसका उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। ऐसा तो हमने इक्विपमेंट जिसके पास जितना ज्यादा है उसकी बेसिस पे ये खर्चा तोड़ दिया। कौन सा खर्चा? अब मैंने उठाया रेंट। मैंने कहा जी रेंट तो एरिया का होता है, जिस डिपार्टमेंट का जितना एरिया उसको उतना ज्यादा रेंट मैंने एलोकेट कर दिया। अब मैं एक एक बाल्टी उठा रहा हूं और 3 कॉस्ट पूल्स के अंदर उसको डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा फिर मैंने उठाया हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग का बेसिस क्या होता है कि किस बेस पे एलोकेट होना है? जिसके पास जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा पंखे उतनी ज्यादा लाइटें। तो मैंने ये भी उठाया और क्या किया, एरिया की बेसिस पे इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। फिर मैंने क्या उठाया, पावर कॉस्ट, जिस पे जितनी ज्यादा मशीन चली मैंने उसके हिसाब से ये क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। ऐसा है, ये बात समझ आती है। फिर मैंने क्या किया, मेंटेनेंस कॉस्ट उठाई। मेंटेनेंस भी किसकी है? बिल्डिंग की है। बिल्डिंग की मेंटेनेंस एरिया के हिसाब से होनी चाहिए, जिसका जितना बड़ा रकबा। तो मैंने ये खर्चा भी उठाया, किसको एलोकेट कर दिया, इन 3 डिपार्टमेंट्स को। ऐसा फिर मैंने सुपरविजन कॉस्ट उठाई। मैंने कहा जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा मजदूर, तो मैंने नंबर ऑफ मजदूरों में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, एलोकेट कर दिया। ऐसा अब बताओ सारे के सारा कॉस्ट किसमें एलोकेट हो गया, 3 डिपार्टमेंट्स में। पहले डिपार्टमेंट को कितना कॉस्ट मिला, 5,40,000। दूसरे को कितनी कॉस्ट मिली, ये मैंने खुद अज्यूम किया। तीनों में किसी को कितनी मिली, 1,80,000। क्या तीनों डिपार्टमेंट एक जैसे? नहीं सर, एक में 5,40,000 का खर्चा आ रहा है, दूसरे में 2,70,000 का, तीसरे में 1,80,000 का खर्चा आ रहा है। ऐसा है। अब बताओ जी, डिपार्टमेंट ए में पूरे साल में 20,000 घंटों का काम होगा, डिपार्टमेंट बी में कितने घंटों का काम होगा, और डिपार्टमेंट सी में भी कितने घंटों का काम होगा। अब एक बात बताओ, एक घंटे में डिपार्टमेंट ए में कितने रुपए का खर्चा क्रिएट होगा? 5,40,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना, 27। एक घंटा अगर डिपार्टमेंट बी में कोई प्रोडक्ट गुजार ले, उसको कितने रुपए का ओवरहेड मिलना चाहिए, 13.5 और ये 9। अब और सुनना, जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में जाएगा 1 घंटा गुजारेगा, 27 रुपए का ओवरहेड उसको चिपकाएंगे। जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी में जाएगा 1 घंटा गुजारेगा, 13.5 रुपए उसको चिपकाएंगे। जो प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट में जाके प्रोड्यूस होगा 1 घंटे का 9 रुपए उसको एलोकेट होगा। ऐसा अब अपने आप से पूछो, प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट ए में कितने, प्रोडक्ट ऊपर देखो, प्रोडक्ट एक्स को कितना, 20 घंटे, 20 घंटे देना प्रोडक्ट एक्स ही। हमने इसको क्या किया, 3 डिपार्टमेंट्स को तोड़ दिया। हमने कहा प्रोडक्ट ए एक्स बनता तो है, लेकिन डिपार्टमेंट ए में 7 घंटे गुजारता है, इधर 5 घंटे गुजारता है, इधर 5 घंटे गुजारता है, कितने टोटल। अब बताओ कितनी कॉस्ट एलोकेट करूं, क्या करूं? 7 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 27 से, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 13.5 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 9 से, क्या आता है 342। ऐसा है। आप देखो पिछले सिस्टम में इसको कितने रुपए का ओवरहेड मिल रहे थे, 330 बढ़ गया। ये ज्यादा बेहतर था, 330 ज्यादा सही था या ये ज्यादा सही है? ये ज्यादा सही। क्यों? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में से ज्यादा टाइम गुजारे उसके हिसाब से इसको कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट बी या वाई जो है, इसे किस पे टाइम गुजारा है, सिर्फ डिपार्टमेंट ए में, बाकी डिपार्टमेंट्स में टाइम नहीं गुजारा। तो बताओ उसको कितने ओवरहेड एलोकेट करूं, क्या कितना, 300। अब एक बात बताओ, पिछले सवाल में, पिछले केस में उसको कितने रुपए का ओवरहेड मिला था, 198। इसका मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया इसके अंदर। ऐसा तो वो सही है, ये सही है? ये क्यों सही? ये इसलिए सही कि यार जब ये गया ही सिर्फ डिपार्टमेंट ए में भाई, तो उसको डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए ना। इसको बाकी के डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट क्यों एलोकेट कर रहे हो? ब्लैंकेट रेट सिस्टम में क्या होता है, सारी की सारी कॉस्ट एक जगह जमा कर लेते हो, सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट और सब प्रोडक्ट को एलोकेट कर देते। भाई जब एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी और सी में गया ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्यों एलोकेट करें उसको? तो बताओ ये ज्यादा बेहतर है, ऊपर वाला तरीका ज्यादा बेहतर था? अब बताओ जी, कम वम को नहीं देखते हम देख रहे हैं सही तरीके से कॉस्ट एलोकेट कैसे हो रही है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट पूरी कंपनी की इक्वल होगी, प्रोडक्ट वाइज इक्वल नहीं होगी। ठीक है जी। अब बताओ जेड किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, ए में तो जा ही नहीं रहा, बी और सी में जा रहा है, कितने 5 घंटे और 25 घंटे, कितना 290। यार आप चेक करो उसको, तुमने पीछे क्या अवार्ड किया, 495 यार, 200 रुपए का एक्स्ट्रा ओवरहेड तुमने चिपका दिया इसके। ये तो खाम कस्टमर के लिए महंगा हो गया होगा, ऐसा है कि नहीं? अब बताओ ज्यादा बेहतर सिस्टम कौन सा होता है? इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम। क्या कहते हैं? ऊपर वाले का क्या नाम था, ब्लैंकेट रेट सिस्टम। ये वाला क्या जी? अब बताओ डिपार्टमेंटल रेट और ब्लैंकेट रेट में फर्क क्या है? ब्लैंकेट रेट में सारी कॉस्ट उठाओ, कॉस्ट पूल में डालो, एक रेट निकाल लो।
डिपार्टमेंट में क्या करोगे, पहले कॉस्ट बकेट्स 3 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करोगे, पर हर डिपार्टमेंट का क्या निकालोगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। 3 डिपार्टमेंट 3 एब्जॉर्प्शन रेट होगी। फिर आप चेक करेंगे आपका प्रोडक्ट कहां से होता हुआ आ रहा है, उसको उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करें। जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट गया ही नहीं है उसको कॉस्ट एलोकेट करने की उस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा है, याद रहेगा ये ऊपर वाला मेथड, ब्लैंकेट रेट, ये वाला डिपार्टमेंटल रेट, ऐसा है, लिखो इसको। है बड़ी कंपनी होती है तो लोग नीचे वाला यूज कर लेते हैं, जो छोटी सी फैक्ट्री है उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है तो लोग क्या करते हैं, और वाला यूज करते हैं। ये टेक्निक पता है कब आई थी, ये टेक्निक आई थी 1920 में। आज जो ओवरहेड एलोकेट करने की टेक्निक यूज हो रही है वो कहलाती है डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। हमें वो चीज हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, वो नहीं पढ़ाई जाती। अब आप देखेंगे, अब चेंज करेंगे इंशाल्लाह, अब करेंगे चेंज, रैशनलाइज करेंगे इंशाल्लाह चीजों को, हैं उससे इससे ज्यादा एक्यूरेट होती हो, हैं डीपीपी तो चल रही है कोई 8-10 साल चल रही है, ठीक है, अप टू डेट हमारा सिलेबस। आगे बढ़ो। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, काम करो, शाबाश, आसान कर सकते हैं। अभी नई टेंशन आ गई भाई, वो पिफा का भी मुझे बना दिया ना इन्होंने, बोर्ड में डाल दिया उसका भी वाइस प्रेसिडेंट। पिफा जो क्वालिफिकेशन है यार, मैंने मना भी किया था कि भाई मेरे टाइम नहीं है, प्रेसिडेंसी ना ले, आप ये ले ले, उसको रिवाइव करना है। नहीं आई कैप हेल्प करता उसको, आईसीएम और आई कैप दोनों मिलकर हेल्प करता है। कैफ की बात, कैफ के बाद फी फाइनल के 3 पेपर्स पास कर लो, पिफा एग्जाम हो जाता है, कोई भी कोई भी। नीचे कर दें, ये जो येलो किया है आपने उसमें 540 से 270 तो 180 है, ये एलोकेटेड, हमने अज्यूम किया कि ये एलोकेट हो गया, इतने खर्चा आया इस पे। आराम से क्लियर हो जाएगा हमजा भाई, 100% चांसेस है। जो बच्चा साथ साथ सारी चीजें लेके चलेगा, घर जाके सारे होमवर्क करेगा, 100% चांसेस है कि वो पास हो जाएगा, अनलेस कि उसको माँ की बदुआ हो, होते ही माँ की बदुआ लोग। हमने वो लोग नहीं देखे अभी तक। मैंने एक बंदे को देखा है कि जो माँ के साथ बदतमीजी करता था, जलील होते हुए देखा भाईजान, माँ के साथ नहीं। कौन सा जो पहले सीख रहे थे, वो ब्लैंकेट रेट, एक ही ओवरऑल निकाल लेते ना। अब एक से ज्यादा निकालोगे तो क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंटल रेट। आगे बढ़े हम, ये अमेरिका नहीं है भाई, ब्रिटिश नहीं है। कौन सी, ये अभी हम अभी सवाल देंगे ना, उसको खुद करनी पड़ेगी, और जब मैं समझा दिया ना, अभी करना शुरू करेंगे। रहने दे भाई, अमेरिकन और ब्रिटिश नस्ल का फर्क क्यों है, रहने दे, है तो है। इसमें यही सारा काम होता है, फिक्स ओवरहेड के साथ करते हैं, और अमेरिकन के साथ किसके साथ करते हैं, वेरिएबल फिक्स दोनों मिला। यार छोड़ दे भाई ब्रिटिश को यार, बतानी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जब मैं IAS 19 पढ़ा रहा था तो मैंने ट्रीटमेंट पढ़ाया, बच्चे ने कहा सर पिछले बैच में तो आपने ऐसा नहीं पढ़ाया था, लेकिन बड़ा स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। तो मैंने पीछे तो मेरे को ये पढ़ाओ, मैं खुला मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बोर्ड में दूसरी बेगम भी मेरी रिलेटिव ही है, और मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त है, हमने शादी से पहले भी दोस्ती बहुत अच्छी। आगे बढ़ो, गलत बात निकल गई मुझसे, आगे बढ़ो, इसलिए बोलते कम बोलना चाहिए। अब आगे बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये क्या है, वो कह रहा है जनाब एक कंपनी है जिसके फिक्स ओवरहेड्स नेक्स्ट ईयर के ये हैं, इनको क्या नाम दूं, ये कॉस्ट बकेट्स है, वेरी गुड सर। ऐसा अब नीचे वो कह रही थी हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट्स। पहले कॉस्ट उठानी है, किसको एलोकेट करनी है, 3 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करनी है। तो तीनों से क्या निकलेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितने निकलेगी इधर, 3। ऐसा अगर ब्लैंकेट रेट होता तो एक ही निकलता। फिर क्या करना है, ये तीनों में कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी एफ, जी और एच में। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, ए, बी और, फिर डिपार्टमेंट से कॉस्ट निकाल ली है, किसको देनी है, प्रोडक्ट्स को देनी है। पहले कॉस्ट बकेट्स को खाली करना है किसमें, डिपार्टमेंट्स में। फिर डिपार्टमेंट से छोटे छोटे नलके खोल देने, क्या नाम है उनका, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कितने नलके खोलेंगे, 3। और फिर आपने क्या करना है, सारी की सारी कॉस्ट किसको एलोकेट कर देनी है, ए, बी और सी को, प्रोडक्ट। अब आप शुरू करते हैं। अच्छा चलो मैं जरा सा गाइड कर देता हूँ ना, एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, हमारे पास डिपार्टमेंट एफ, डिपार्टमेंट जी और डिपार्टमेंट एच, ऐसा। अब बताओ सबसे पहली कॉस्ट क्या है हमारे पास, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये किस पे एलोकेट करना है, 3 डिपार्टमेंट्स में, किस बेसिस पे करें, एरिया ऑक्यूपाइड दिया है, ये क्या है जी, 500, 600 और 250, ये स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर यार्ड बहुत बड़े होते हैं, स्क्वायर मीटर होना चाहिए, स्क्वायर फीट होना चाहिए, चलो खैर जो भी है।
400, 250, 600। बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है इसमें रकबे के हिसाब से? सबसे छोटा कौन सा है? तो मुझे बताओ कॉस्ट कैसे एलोकेट करें? सर आप 937500 उठाएं, इसको डिवाइड करना किससे? 1200, ये इसका टोटल है। तो तुम्हारे पास 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ जाएगा, कितना है वो? आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 400 से, तो जी की कॉस्ट, एफ की कॉस्ट आ जाएगी। 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो जी की कॉस्ट आ जाएगी, और 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो एच की कॉस्ट आ जाएगी। देखो क्या आ रहा है, क्या नाम दो उसको? हीटिंग एंड लाइटनिंग। नहीं, लाइटिंग है। अब बताओ जी, 3 लाख, फिर 187,500 सही करेगा लगा? क्या 9,37,500 पूरे हो गए हैं? 600 या 250 से डिवाइड क्यों नहीं किया? देखो मेरी बात सुनो, ये सारा खर्चा इतनी बड़ी फैक्ट्री का है, अब इसको पहले पूरी फैक्ट्री के रकबे से डिवाइड कर देना, तो तुम्हें पता चल जाएगा 1 स्क्वायर फीट पे कितना खर्चा एलोकेट होना चाहिए। इसके स्क्वायर फीट कितने हैं? 400, तो 400 के हिसाब से इसको कॉस्ट एलोकेट कर दो। इसके स्क्वायर फीट कितने? 250, इसको इसके हिसाब से एलोकेट कर दो। और ये ऐसा है। अब बताओ दूसरा पोर्शन उठाओ क्या जी? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मशीन वैल्यू पे जाएगी। मशीन वैल्यू है यहाँ पे? हाँ सर ये दी हुई है मशीन वैल्यू। फिर सुपरविजन कॉस्ट, किसकी सुपरविजन करते हो? बंदों की, तो बंदे दिए हुए, बंदे दिए हुए। फिर पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट आमतौर पे मशीन आवर्स या पावर आवर्स के हिसाब से एलोकेट होती है। पावर आवर्स दिए में कोई नहीं सर, मशीन आवर्स दिए, टोटल मशीन आवर्स दिए, इसकी बेसिस पे एलोकेट कर देना। जितनी ज्यादा मशीन चली उतनी ज्यादा पावर कॉस्ट इनकर हुई। फिर इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, जगह एरिया ऑक्युपाइड। फिर अदर ओवरहेड्स हैं इसमें। देखो जब आप इंश्योरेंस कराते हो बिल्डिंग की प्यारे भाई, तो बिल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से होती है, लेकिन वो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में एलोकेट कैसे करोगे? बिल्डिंग के हर कंपोनेंट की फेयर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हो, किस पे एलोकेट कर देंगे आप? रकबे के ऊपर। अदर फिक्स ओवरहेड्स, ये सुन लेना क्या चीज? मशीन की, अगर मशीन की इंश्योरेंस होती तो मशीन की बेसिस पे कर देते। ये इंश्योरेंस किसकी है? ये इंश्योरेंस बिल्डिंग की है, जगह की इंश्योरेंस, जगह की बेसिस पे एलोकेट करो। अगर इंश्योरेंस मशीन की होती तो वैल्यू मशीन पे एलोकेट करते, जिसके बाद जितनी ज्यादा मशीन उसको उतना ज्यादा ओवरहेड एलोकेट करो। अब अदर ओवरहेड्स का क्या करें? जब भी किसी चीज की बेसिस नहीं दी होगी, आप लेबर आवर्स की बेसिस पे उसको एलोकेट करते हैं। ये सोचना जिस जगह पे मजदूर ने जितना ज्यादा काम किया है उतना ज्यादा वहां पर मशीन भी चली होगी, खर्चे भी हुए, है ना? शाबाश, शुरू हो जाओ, खुद करो। पहले मुझे सारी कॉस्ट तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करके दे दो। क्या चीज? कोई मसला नहीं, एक आध नंबर ही करता है। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है, सही कॉम्बिनेशन है जी। मैं आगे बढ़ूं, मैं कराऊं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने ये हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे किया होगा? वैल्यू मशीन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन को वैल्यू मशीन से डिवाइड किया होगा, फिर एक एक डिपार्टमेंट की वैल्यू मशीन से मल्टीप्लाई किया होगा। क्या आ रहा है? 420, 3 लाख। फिर डेप्रिसिएशन के बाद नंबर ऑफ लेबर, मजदूर 1.5 लाख, 112, 270। अगर यहां नंबर ऑफ मजदूर ना दिए होते तो फिर आर्स की बेसिस पे हम कर लेते। देन सुपरविजन के बाद पावर कितनी? 24, सही कर रहा है बच्चा? 1980, 825। इस बच्चे की बात पे भरपूर भरोसा करके मैंने सारी फिगर्स लिख ली है। अब बताओ पावर के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस बेसिस पे? एरिया की बेसिस पे। क्या रहा? बस अदर भी है, सॉरी अदर्स को किस बेसिस पे एलोकेट किया? लेबर आवर्स कहते हैं। पावर की बेसिस आवर्स है बेटा, मशीन आवर्स जी। 2160 ट्रिपल 0, फिर 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन। डन हो गया। अब बताओ क्या करें? तीनों का टोटल निकाल ले। 568, सही करेगा लड़का? अदर्स किसकी बेसिस पे एलोकेट किया? लेबर आवर्स की बेसिस पे। 6 दफा मैंने बताया कि जिसकी कोई बेसिस पता ना चल रही है उसको लेबर आवर्स की बेसिस पे कर दिया। तो क्या रही? 3975, फिर 3, ऐसा ही कुछ पक्का जी। अब बताओ जी, हमने इन तीनों का ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, किस बेसिस पे निकालना? नहीं, अब इसको तो बहुत तरीके से देखना, समझ लो। अब एक चर्ची लिखे जा रहा है, अब जब मैं बता दूंगा ना वो जी तब जागेगा। यहां देख लो बोर्ड में, आपने सबसे पहले ये चेक करना है ये डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव है। कैसे पता चलेगा? देखो जैसे डिपार्टमेंट एफ में 2,16,000 घंटे मशीन लेबर काम करता है, मशीन से 15,000 घंटे काम करती है, तो ये लेबर इंटेंसिव है। तो इसका मतलब यहाँ मजदूर रीजन बनेगा ओवरहेड होने का। तो हम यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट किससे निकालें? मजदूर, यानी मजदूर के हम ये कहें कि जी 1 घंटा मजदूर ने काम किया तो इतने का खर्चा हुआ, ठीक है जी। अच्छा दूसरा डिपार्टमेंट,
यहाँ भी मजदूर के आर्स ज्यादा है, और तीसरे डिपार्टमेंट में यहाँ भी मजदूर के आर्स ज्यादा है। अगर किसी में लेबर के आर्स कम होते और मशीन आर्स ज्यादा होते तो मशीन आर्स बेसिस ले लेते। डन। अब बताओ हमारे तीनों में बेसिस क्या है? बेसिस लेबर आर्स कितने? 1,20,000, 216, 1,20 और 1,40, 216, 1,20, क्या चीज? हम ये देखते हैं कि ओवरहेड्स किस तरह का है। अगर एक डिपार्टमेंट में खाली मजदूरी काम करते हैं तो उसका मतलब मैनुअल काम ज्यादा होता है, मैकेनिकल काम कम होता है, तो लेबर जितने घंटे काम करता होगा ओवरहेड उसके हिसाब से जनरेट होता होगा। एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है उसमें मशीन आगे मजदूर आगे मोटर लगा के चला जाता है, तो उधर मशीन आर बहुत कम होंगे और सॉरी लेबर आर बहुत कम होंगे, मशीन आर बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे लेबर आर यूज नहीं करूँ, वहां क्या करूँ? मशीन आर यूज करूँ। परसेंटेज लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ और बेसिस भी हो सकती है, वो मैं आगे जाके देखेंगे। बेसिस